मैंने तो आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी, जो कि पहले था साहित्य सार के नाम से मैंने रखा था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी ही ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्लियर किया था। और मैं भी चाहूँगी कि आगे आप लोग जो भी हमसे जुड़े वो भी अपने सेल्फ के माध्यम से ही ये एग्ज़ाम को क्लियर करें, ठीक है। तो इस कारण मैंने ये नाम उचित समझा। तो चलिए, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। और आज जो मैं लेकर आई हूँ वो आदिकाल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर से देखें और अपने एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो भी झारखंड का जो पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसे आप ज़रूर से देखें। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर से इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए सीधे मैं फैक्ट की तरफ बढ़ती हूं। और अभी झारखंड का जो एग्ज़ामिनेशन डेट भी आ गया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखें, ठीक है। आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने जो ये पीडीएफ जो बनाया है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है, ये इतना इधर उधर का नहीं है। जो मेन फैक्ट है, जो नामकरण से या आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट रहे हैं, वही मैं इसमें लेकर आई हूँ। ज़्यादा लेंथी वीडियो में नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही भक्ति काल, रीतिकाल, पाश्चात्य और काव्य शास्त्र, जितने भी आपके यूनिट यूजीसी नेट में लगी हो, चाहे पीजीटी, टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं ऐसे ही सारा शॉर्ट फॉर्म में लेकर आऊँगी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं सीधे चलती हूँ। तो पहले आप नामकरण इसका देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि नामकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नामकरण से चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, पूछा ही जाता है वहाँ से क्वेश्चन। तो हर बार एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है यूजीसी नेट में, पीजीटी, टीजीटी, चाहे जो भी अदर एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि चारण काल की संज्ञा किसने दी आदिकाल को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया। बीज वपन काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल, जो कि काफ़ी फेमस नाम थी, और आदिकाल जो फेमस नाम थी, आदिकाल तो आदिकाल देख लेते हैं। वीर गाथा काल पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल तो राहुल संस्कृता ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल, आप यहाँ पे देख लीजिए। चारण काल अगर पूछे तो चारण काल जो है वो सिर्फ मिश्र जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर संधि काल और चारण काल पूछे तो आप किसे लगाएंगे? राम कुमार वर्मा जी को, ठीक है। वैसे ही आदिकाल, जो कि सर्वसम्मत नाम है और आदिकाल ही नाम है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। वैसे ही आधार काल तो सुमन राजे। जय काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल तो मोहन अवस्थी। तो आधार, जब अवस्था इंसान का हो जाता है तो वो अपना आधार की तरफ रुख मोड़ता है। तो आप छोटे छोटे कोटेशन के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। उद्धव काल वासुदेव सिंह। तो इसमें जो आपका जो फेमस है वो मैं बता देती हूँ। एक तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल की संज्ञा दी है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। बीज वपन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल और प्रारंभिक काल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी आधार काल भी
पूछ लिया जाता है। तो ये जितने भी जो इम्पोर्टेंट नामकरण आदिकाल के जो नामकरण है ये हर बार पूछे जाते हैं, कोई ना कोई इनमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। और बाकी को आप एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब हिंदी के जो आदिकाल में जो हिंदी का जो सर्वप्रथम कवि या किसे प्रथम कवि माना, वहाँ से एक छोटा सा फॉर्म में देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाने की पूरी चांस रहती है और हर बार क्वेश्चन हर पेपर में यहाँ से बनती है। तो देख लेते हैं हिंदी का प्रथम कवि। तो राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहप्पा जी को, ठीक है। सरहप्पा जो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो शिव जी पे क्या आप चढ़ाते हैं? तो पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक है। उनकी पिंड की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो आप इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है कि शिव जी पे क्या चढ़ाते हैं, तो पुष्प चढ़ाते हैं। तो शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? तो पुष्य या पुंड को, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इन्हें ज़रूर से देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछी जाती है। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही रखा है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा के अर्थ में यहाँ देख लेते हैं कि अपभ्रंश साहित्य का विकास किस तरह हुआ था और उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का प्रयोग कब मिलता है? तो 6ठी शताब्दी मिलता है। आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रयोग कब मिलता है? तो 6ठी शताब्दी, ठीक है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पतंजलि ने अपने महाभाष्य, कौन सा? तो महाभाष्य नामक ग्रंथ में किया है। किसने? तो पतंजलि ने, ठीक है। और अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? बिगड़ा हुआ, ठीक है, यानी भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभिरोक्ति आदि नामों से अभिहित किया गया है। तो अपभ्रंश के जो अन्य नाम भी हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी अपभ्रंश नाम ना होकर ये सारे नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। अपभ्रंश उकार बहुला भाषा थी, यानी उकार बहुला भाषा अपभ्रंश को माना गया है, ठीक है। तो अपभ्रंश कैसी भाषा है? तो उकार बहुला, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा को अपभ्रंश का मौलिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय छंद माना है। तो किसे? तो दोहा को। तो आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो दोहा को अपभ्रंश का मौलिक एवं सर्वाधिक लोकप्रिय छंद माना है, ठीक है। जोइंदू नामक कवि की 6ठी शताब्दी, कब है इनका समय? जोइंदू का तो 6ठी शताब्दी। और इनके दो जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो परमात्म प्रकाश है और योगसार। इन्होंने अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किया था। किसने? तो जोइंदू ने। और ये जो परमात्म प्रकाश एवं योगसार है ये कई बार पूछी गई है यूजीसी नेट के एग्जाम में, और पीजीटी में, टीजीटी में, डीएसएसबी और केबीएस जितने भी होते हैं तो उनमें भी ये पूछे गए हैं, ठीक है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य आदि में अभीरों की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। तो आचार्य दंडी ने अभीरों की भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा है, ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो
अभिरोक्ति। ठीक है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा है। क्या है? तो भविष्यत कहा धनपाल कृत। ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो देखने में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पौमचर्यु। ठीक है, पौमचर्यु अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इस ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को। ठीक है। और इनका समय जो है वो 8वीं शताब्दी रहा है। और इनकी किन रचना के कारण इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो वो है पयुमचर्यु। ठीक है। पयुमचर्यु की जो 90 संधियों में और 83 संधियों की रचना स्वयंभू ने तथा शेष 7 संधियों की रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि शेष कितने बची संधियों का प्रयोग या रचना उनके पुत्र त्रिभुवन ने किया है। तो कितने? तो 7 संधियों की रचना। ठीक है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। तो अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया है? तो स्वयंभू को। और अपभ्रंश का जो भवभूति कहा गया है वो पुष्पदंत को। ठीक है। तो ये जो दो नामकरण किसने किया है? तो डॉक्टर भयानी ने। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। देख रहे हैं कितने सारे नाम जो हैं वाल्मीकि स्वयंभू जी को पड़ गया है उनकी रचनाओं के आधार पर। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का कालिदास एवं अपभ्रंश का वाल्मीकि, ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आपको याद रखना है। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुष्पदंत कवि को भाखा की जड़ कहा है। तो भाखा की जड़ किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। क्योंकि पुष्पदंत की जो रचना है वो काफ़ी ही जटिल तरीके से उन्होंने उसकी रचना किया है। क्योंकि उसका जो मेन थिंक था पुष्पदंत का वो काफ़ी ही अलग तरीके से था, काफ़ी जटिल था और इधर का उधर भाषा उन्होंने कह दिया है। ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो पुष्पदंत ने स्वयं का भी नामकरण किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। ठीक है। तो ये सारे आप फैक्ट ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल संस्कृतैन एवं रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और ये कहाँ वर्णित है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के बुक में ये वर्णित है कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव था या है। तो ये भी कोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछी जा चुकी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देख लेते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो प्रयोग किस रूप में माना है शुक्ल जी ने? तो दोहा या दूहा और प्राकृत का गाथा। ठीक है। तो इस तरह ये जो कोटेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शुक्ल जी के ही बुक से लिया है। और अगर आपको पता हो तो मैंने शुक्ल जी का जो महत्वपूर्ण कोटेशन है उनका तथ्य है मैं भी करवा चुकी हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से उस वीडियो को देखें ताकि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको पता चल सके। ठीक है। अगला देख लेते हैं। रामविलास शर्मा का कथन है, चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश
हिंदी से भिन्न है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तो रामविलास शर्मा जी का जो कथन है ये देख लीजिए, सबसे अलग है। ये अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे और इन्होंने इसी दृष्टि से ये कोटेशन भी कहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अपभ्रंश के रचनाकार और उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या हैं और किस तरह हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शरप्पा का देख लेते हैं, दोहा कोश, और इनका जो टाइम पीरियड था वो 8वीं शताब्दी था। स्वयंभू, जो इनकी 3 रचनाएं हैं, पयुमचर्यु, रिटनेमीचर्यु और स्वयंभू छंद, और ये भी 8वीं शताब्दी के हैं। जो इंदु, जिनका है परमात्म प्रकाश योगसार, जो कि 9वीं शती के हैं। पुष्पदंत का देख लेते हैं, एक महापुराण जसहर चर्यु और नयकुमार चर्यु, जो कि 10वीं शती के हैं। धनपाल का है भविष्यत कहा, जो कि 10वीं शती का है। राम सिंह का है पाहुर दोहा, जो कि 11वीं शती का है। और अब्दुल रहमान का संदेश रासक, जो कि 11वीं शती का है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस दे देता है, कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। तो आप इसे अच्छे से देखें, और जितनी भी रचनाओं को मैं करवा रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हेमचंद्र जी का जो सिद्धांत सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, जो कि 12वीं शताब्दी का है। और जिंदत सूरी का है उपदेश रसायन रास, काल स्वरूप, रूप कुलक, चरचरी, तो ये भी इनके यहाँ। और शालिभद्र सूरी के जो हैं भारतेश्वर, बाहुबली रास, जो कि 13वीं शती का आपका है। ठीक है, अब चलते हैं सिद्ध साहित्य की ओर और देख लेते हैं कि सिद्ध साहित्य का जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या रहा है और सिद्ध साहित्य कितने और क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं सिद्ध साहित्य को। ठीक है, सिद्धों का समय कब माना जाता है, तो 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, यानी पा जो शब्द एक शब्द है वो नाम के शुरुआत में ये लगाते थे। ठीक है, सिद्ध निरीश्वरवादी और नारी भोग में विश्वास रखते थे। इनके मत का वैशिष्ट महासुखवाद था, तो ये महासुखवाद इनका एक मूल था, जो इनके मत का एक विशिष्ट रूप था। और ये महासुखवाद के लिए ही कोई भी धारणा को अपनाते थे। ठीक है, तो ये क्या थे, निरीश्वरवादी, और इनका जो मुख्य विषय था या वैशिष्ट था वो महासुखवाद था। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने जो हैं वो शरप्पा हैं। इन्हें सरोज वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। शरप्पा का प्रमुख ग्रंथ जो कि दोहा कोश है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। शरप्पा ने सहजयान संप्रदाय की स्थापना भी की थी। शरप्पा को सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा से था। वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया वो हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है, तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम दिया गया था और जिनकी भाषा संध्या थी। मुनिदत्त और अद्र वज्र ने सिद्धों, और ये नाम किसने दिया था, तो मुनिदत्त और अद्य वज्र ने। सिद्धों ने ही गय पद की परंपरा का शुरुआत किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गय पद का शुरुआत की परंपरा किसने की थी, तो वो सिद्ध ही थे। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। तो सबसे पहले कवि जो हैं वो कौन थे, तो शरप्पा थे, और सबसे प्रथम स्थान में जो ऊंचे माने जाते थे वो कौन थे, तो लुइपा थे। ठीक है, लुइपा की रचनाओं में रहस्यवाद की प्रधानता रही है। सिद्ध शरप्पा की मुख्य पुस्तक है चर्यापद। सिद्ध डोम्भिपा की प्रमुख पुस्तक योगचर्या, जो कई बार पूछी जाती है।
सिद्धों के चर्या गीतों और दोहों का बोधगान और दोहा के नाम से संपादित किसने करवाया था? तो हरिप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, बोधगान और दोहा, उनके चर्या गीतों के दोहा का संपादन करवाया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग भी आए थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे, क्योंकि अनेक प्रजातियां थी, उनकी जातियां थी, तो वो जाति पाति को नहीं मानते थे, क्योंकि वो बड़े से छोटे वर्ग के सभी जाति लोग उसमें शामिल थे, इसीलिए वो जाति पाति का खुद खंडन करते थे। ठीक है। बच्चन सिंह का कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई पड़ता है, और ये जो कोटेशन है ये पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं जैन साहित्य पर और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैन साहित्य का विकास मध्य देश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रास थी, जो कि आचार, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियाँ जैन साहित्य की विशेषता हमेशा बतलाती रही है। स्वयंभू को जैन परंपरा का भी सर्वप्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू को सबसे पहले तो अपभ्रंश का प्रथम कवि माना गया है। और दूसरी बात अगर यहाँ ध्यान देने लायक है तो ये है कि जैन परंपरा का भी सर्वप्रथम कवि स्वयंभू को ही माना गया है। ठीक है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। कौन सा? तो उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य संदेश रासक है, जिनके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना का नाम है बाहु दोहा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वो योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न नहीं लगेंगी। ठीक है। अब जैन साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ है वो देख लेते हैं। श्रावकाचार, जिसके रचनाकार हैं देवसेन। भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव रचित रास, जो कि शालिभद्र सूरी की है। चंदन बाला रास और जीव दया रास, जो कि आसगु कवि का है। स्थूलीभद्र रास, जो कि जिनधर्म सूरी का है। और रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का है। नेमिनाथ रास, जो कि सुमति गनी का है। और कुमालपार प्रतिबोध, जो कि सोमपर्व सूरी का है। तो ये जितने भी रचनाएं हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हर बार ही कोटेशन के रूप में ये पूछी जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं। नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण फैक्ट। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ था या मतेश्वर नाथ था। और ये मच्छिंद्र नाथ के गुरु का नाम जलंधर नाथ था। तो ये गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। हठ योग का प्रवर्तन भी गोरखनाथ ने ही किया था, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। नाथ ईश्वरवादी थे। जहाँ सिद्ध जो अनिश्वरवादी थे वहाँ नाथ ईश्वरवादी थे।
और नारी भोग के विरोधी थे, यानी सिद्ध जो थे उनके ठीक विपरीत नाथ साहित्य का प्रवर्तन हुआ था। ठीक है, इनके मत का विशिष्ट जो था हठयोग था, गुरु महिमा एवं पिंड ब्राह्मण वाद था, और सिद्ध का जो विशेष था वो महासुखवाद था, नारी भोग था। तो इस तरह इन दोनों में जो ये मूल अंतर है जिन्हें आप देख सकते हैं कि हठ योग पे विश्वास करते थे, गुरु महिमा को प्रतिपादित इन्होंने किया है, ब्राह्मणवाद पिंड आदि जो महत्वपूर्ण इनके अंतर यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। क्या कहा है? तो गद्य लेखक। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन जो है वो गोरखवाणी नाम से किया था। तो किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का संपादन करवाया था? तो 14 प्रमाणिक ग्रंथों का। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो थे वो कान में बड़े बड़े छेद कर कर वो पत्थर की तरह एक वो अष्टविक जो पत्थर होता है वो उन्होंने कुंडल की तरह वो धारण करते थे, तो इसीलिए उन्हें कनफटा योगी की भी संज्ञा दी जाती थी। आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को शद्धुकरी भाषा कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और शद्धुकरी भाषा और भी जो महान व्यक्तित्व थे, कौन? तो कबीरदास की भाषा को भी शद्धुकरी भाषा की संज्ञा दी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो कि एक उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जो कि नाथ संप्रदाय के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये कोटेशन पूछी जा चुकी है नेट के एग्ज़ाम में, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि नाथ पंथ को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्य और किन नामों से संबोधित किया है? तो योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, और ये भी कोटेशन पूछी जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, तो कोटेशन को पूरा आपको देखना है, क्योंकि कहीं से भी छोटा सा कोटेशन बनाकर पूछा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आते हैं रासो साहित्य पर। रासो साहित्य का जो नामकरण किस उसका उत्पत्ति, रासो शब्द की किस शब्द से उसका उत्पत्ति किसने क्या क्या माना है, यहाँ पे देख लेते हैं। गर्षा दत्तासी ने रासु जो मूल शब्द है उससे रासो साहित्य का उत्पत्ति माना है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन, ठीक है, और ये रसायन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो रासो काव्य में इन्होंने एक पुस्तक में जिक्र किया हुआ है। तो वो पुस्तक का नाम आपको पता है तो कमेंट में आप ज़रूर से पूछें, और ज़रूर से बताएं कि रसायन शब्द का रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ प्रयोग किया है, किस ग्रंथ के भीतर। ठीक है, तो आप ज़रूर से बताएं।
नरोत्तम स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने रासक से रासों की उत्पत्ति माना है। कविराज श्यामल दास, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से रासों की उत्पत्ति माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से रासों की उत्पत्ति माना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से रासों की उत्पत्ति माना है। और गणपति चंद्र गुप्त में रासु से रासों की उत्पत्ति माना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। और हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। हिंदी में सर्वप्रथम जो 12 मासा का वर्णन मिला है वो कहाँ मिला है? तो नरपति नाल के विशलदेव रासो में, ठीक है। और अभी जो मैंने जिक्र किया, जो मैंने पूछा, वो यही पुस्तक थी, ठीक है, जहाँ पे शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें बार बार रसायन शब्द आने से इसका नाम रासो पड़ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया है, माना है। विशलदेव रासो की जो नायिका है उसका नाम है राजमती, तो ये भी ध्यान में रखना है। परमार रासो में आला और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। परमार रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है और सर्वप्रथम 1865 में चार्ल्स इलियट ने इसे प्रकाशित करवाया था। तो कि सबसे पहले जो परमार रासो को किसने प्रकाशित करवाया था? तो चार्ल्स इलियट ने कब करवाया था? तो 1865 ईस्वी में। आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेशवारा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है और रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी है और इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के अंतरंग यानी उसी समकालीन उनके मित्र रह चुके थे। यह एक महाकाव्य और प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। वीर एवं श्रृंगार रस की बहुलता इसमें पाई जाती है, लेकिन अंगी रस वीर ही माना जाता है। अब यहाँ देख लें कि वीर और श्रृंगार इसमें दोनों रस पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो अंगी रस वो कौन सा माना जाता है? वीर रस, क्योंकि इसमें वीरता का कई बार वर्णन किया गया है। लगभग 68 छंद इसमें हैं और चंद्रवरदाई 56 छंद के विशेषज्ञ माने जाते थे। ओज एवं माधुर्य गुण इनमें पाया जाता है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी और शैली जो था वो पिंगल था। सर्ग कितने थे? तो 69 थे। छंद याद रखना है, सर्ग याद रखना है। शैली कौन सी थी? तो पिंगल थी। और इसकी जो भाषा थी वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा थी। और उसमें कौन से गुण थे? तो ओज और माधुर्य गुण थे इसमें। पृथ्वीराज के उत्तरार्ध भाग को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया है, ठीक है। तो एक कोटेशन वहाँ पे छोटा सा यहाँ पे था कि पुस्तक जलहन हथ दे चली निरपन, कुछ ऐसा ही है, मैं भी भूल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया है। तो इसके उत्तरार्ध को किसने पूरा किया? तो उनके पुत्र जल्लन ने। चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है और इसका सबसे बड़ा समय कण्वज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण खंड कैमास वध है। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रकाशित थे? तो 4 संस्करण। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा काशी में प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। तो डॉक्टर बुलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित
कह दिया था, घोषित किया था। डॉक्टर बच्चन का कथन था कि समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे अधिक राष्ट्र की है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये कोटेशन है बच्चन सिंह का, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखवी संवाद के रूप में मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सवी संवाद किसने किया था, और ये क्वेश्चन कई बार पूछी जा चुकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देख लेते हैं कि इसकी प्रामाणिकता पर जो बहुत से सवाल उठे हैं विद्वानों का, तो अलग अलग किन्होंने प्रामाणिक माना है, किन्होंने अप्रामाणिक और किन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है। तो सभी को यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। सबसे देख लेते हैं प्रामाणिक किन्होंने माना है, तो जिसमें श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टाट, जो कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। और अप्रामाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक की संज्ञा दी है, लेकिन उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो को और प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। तो दोनों पे आप नज़र डाल सकते हैं कि यहाँ तो ये अप्रामाणिक मानते हैं, किंतु ये हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को और प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो को इन्होंने माना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट देख सकते हैं, इनके बातों में दिखाई देता है, ठीक है। और आगे जो हैं देवी प्रसाद, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास, डॉक्टर बुलर, जो कि सबसे पहले इन्होंने अप्रामाणिक घोषित किया था पृथ्वीराज रासो को, और मुरारी दान। तो ये जितने भी हैं ये अप्रामाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक देख लेते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं, मुनिजन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा, जो कि पृथ्वीराज रासो को ना प्रमाणिक मानते हैं ना अप्रामाणिक मानते हैं, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं कि इनमें जो कुछ जो बातें हैं, कुछ जो फैक्ट हैं वो प्रमाणिक है और कुछ नहीं है, तो इसलिए अर्ध प्रमाणिक इन्होंने माना है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं रासो काव्य जो महत्वपूर्ण उनकी रचना है और रचनाकार जो रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। खुमान रासो जो कि रचनाकार इनकी 9वीं शताब्दी है, और इनके जो रचनाकार हैं वो दलपति विजय हैं, और विषय जो है वो है चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन। साथ ही साथ विषय, रचनाकार और टाइम पीरियड और रचना कौन सी है, तो यहाँ पे आपको सब एक साथ मिल जा रहा है, तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अन्य वीडियो देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। विजय पाल रासो, इसका टाइम पीरियड था 11वीं शताब्दी, और इनके जो रचनाकार थे वो नल सिंह जो कि भाट जाति के थे, और विजयगढ़ के राजा विजय पाल की वीरता एवं शौर्य का इन्होंने इस काव्य में वर्णन किया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं विशल देव रासो जो कि 12वीं शताब्दी का है, और इसके रचनाकार दलपति विजय है, और इसमें जो है विरह परक संदेश काव्य है। अजमेर चौहान विशल देव की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की जो मार्मिक चित्रण किया गया है वो इसमें दिखाया गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो जो कि 12वीं शताब्दी का है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शौर्य का वर्णन है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपको ध्यान में रखना है।
परमाल रासो जो कि 13वीं शताब्दी का है और इनके जो रचनाकार हुए जगनिक कवि हैं। ये महोबा के दो प्रसिद्ध वीर अल्लाह और उदर की वीरतापूर्वक जो लड़ाई का वर्णन इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये बोला जाता है कि अगर परमाल रासो को अगर गाया जाए बजाया जाए तो जितने भी जो आंतरिक जो वीरता का जो एहसास होता है वो इसमें दिखाई देता है। ठीक है, हमीर रासो देख लेते हैं जो कि 14वीं शताब्दी का है और सारंगधर इसके रचनाकार हैं। राजा हमीर देव का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके जो अन्य तथ्य हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। किसे? तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेमचंद्र अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं। रोड़ाकृत राउरवेर गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। राउरवेल में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की थी, जो आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था, वो 12 ग्रंथ जो इस तरह हैं, जो कि अपभ्रंश भाषा में 4 ग्रंथ हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो कि विद्यापति के ग्रंथ है। और देश भाषा काव्य में देख लेते हैं कौन कौन से काव्य को उन्होंने माना है। तो खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वी रासो, जयमयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पहेलियाँ और जयचंद्र प्रकाश। तो ये कुल 12 ग्रंथ जो हैं, ये टोटल जो 12 ग्रंथ हैं, इन्हीं की प्रामाणिकता के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया था। तो ये जितने भी 12 ग्रंथ हैं वो आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में और हर बार पूछे जाएंगे। और जिस तरह अभी भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसी तरह अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही डीपली उठाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय है वो महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक माना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथों में सिद्धनाथ जैन आदि रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। तो ये पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किसे अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है, तो है सिद्धनाथ और जैन। ठीक है, तो ये तीनों जो काव्य हैं वो अपभ्रंश काव्य के अंदर उन्होंने रखा है। ठीक है, और डिंगल जो काव्य भाषा है वो अपभ्रंश और राजस्थानी का मिला हुआ रूप है जो कर्कश मानी जाती है। आगे देख लेते हैं। पिंगल जो है वो अपभ्रंश और वज्र मिश्रित है, जो कर्णप्रिय होती है, जो सुहावनी अच्छी लगती है सुनने में। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को माना है। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है नय चक्र, जो काफ़ी प्रसिद्ध है और 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो वररुचि हैं और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन के रचयिता जो कि हेमचंद्र माने जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथों के रचयिता जो हैं वो दामोदर शर्मा माने जाते हैं, जो 12वीं शताब्दी की रचना है। गद्यपद मिश्रित जो संस्कृत प्राकृत काव्य है वो कुमारपाल प्रतिबोध जिसके रचयिता जो हैं वो सोमपर्व सूरी हैं। ठीक है, प्राकृत पेंगलम के रचयिता लक्ष्मीधर हैं।
जैन आचार्य हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। वे अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ भी कहे जाते हैं। आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ हुआ है? राजस्थान से। आदिकाल का अधिकतम जो साहित्य है वो राजस्थान से ही प्राप्त है। ठीक है। ढोला मारूरा दूल्हा रचनाकार के जो रचनाकार हैं वो कल्लोल कवि हैं। कहीं कहीं इनका नाम कुशल लाभ भी दिया जाता है। तो अगर कल्लोल कवि हो, अगर कल्लोल कवि ना हो तो कुशल लाभ हो, तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आदिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि और उनका रचना कर्म। विद्यापति का देख लेते हैं, जिनका समय पीरियड था 1350 से 1450 ईस्वी। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विस्फी नामक गांव के निवासी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये वैष्णव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि रह चुके थे। हिंदी के विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो विद्यापति जी को। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है, जो कि संस्कृत में भी उन्होंने रचना किया, अवहट में किया है और मैथिली में भी किया है। तो संस्कृत में ज़्यादातर उन्होंने रचना किया है। तो देख लेते हैं इनके ग्रंथ संस्कृत के। शिव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावनी, पुरुष परीक्षा, ये पुरुष परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक वर्णकृत्य। और जो अवहट में इनकी रचनाएं हैं वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, 14वीं 15वीं शताब्दी की रचना रही है। और मैथिली में जो इन्होंने रचना किया है वो पदावली, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और पदावली से ही हर एग्ज़ाम में जो पद लगे रहते हैं वो पदावली से ही अधिकतर उठाए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। विद्यापति ने अपनी रचना जो है वो कीर्तिलता को कहानी कहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है कि कीर्तिलता को कहानी किसने कहा है। तो खुद विद्यापति ने ही अपनी रचना को कीर्तिलता को कहानी कहा है। और इसको भृंग भृंगी के संवाद के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। तो ये कीर्तिलता के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की प्रशस्ति का जिक्र उन्होंने किया है, वर्णन किया है। आगे देख लेते हैं। विद्यापति की जो रचना है पदावली, ठीक है, इनके यश का आधार है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पदावली जो है, पदावली के ही कारण उन्होंने विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनकी जो पदावली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं और मैथिली में लिखी गई है। तो जिस कारण इनकी जो मैथिली भाषा में जो पकड़ था वो काफ़ी मजबूत था। और इनकी जो पदावली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पदावली से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके जो यश का आधार है वो पदावली है, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का उन्होंने वर्णन किया था और इसकी जो भाषा थी वो मैथिली थी। पदावली के आधार पर ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? तो जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। तो विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि भी कहा जाता है, जिसकी उपाधि किसने दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम ग्रेसन ने माना है कि विद्यापति रहस्यवादी कवि हैं। ये किसने कहा है? तो ग्रेसन महोदय ने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद 4 स्तंभों में एक स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है।
आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में क्या लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो एक तरह से रामचंद्र शुक्ल जो थे वो विद्यापति को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने इन्हें भक्त कवि नहीं माना, एक श्रृंगार कवि माना है। तो भक्त कवि के रूप में विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने स्थान नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपको कोटेशन याद रखना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। विद्यापति के प्रसंगों ने उन्हें किन उपाधियों से विभूषित किया है वो भी देख लेते हैं। तो विद्यापति को जो है वो अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि कंधार भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है, दशावधान भी कहा जाता है, पंचानन भी कहा जाता है और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो ये इनकी उपाधियां हैं, तो ध्यान में आपको रखना है। एक जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा एक कोटेशन या एक जनश्रुति के आधार पर ये बात कही गई है, जो प्रमाणिक तो नहीं हुई है लेकिन ये बात कही गई है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। तो देख लेते हैं कि किन विद्वानों ने विद्यापति को क्या क्या माना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्रृंगारी कवि किसने माना है, तो जिसमें रामचंद्र शुक्ल आते हैं, राम कुमार वर्मा आते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी आते हैं, हरप्रसाद शास्त्री आते हैं और सुभद्रा झा आती हैं। तो अगर आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है तो इसमें आप देख सकते हैं कि राम राम तीनों जगह राम ही आया, तो रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। भक्त कवि में देख लेते हैं तो विद्यापति को भक्त कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, बाबू वज्रनंदन सहाय ने इन्हें भक्त कवि माना है। और रहस्यवादी कवि माना है तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है, जनार्दन मिश्र ने माना है और नागेंद्र नाथ गुप्त ने माना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो कि अब लास्ट ही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो टाइम पीरियड था वो 1253 से 1325 था। तो इनका टाइम पीरियड भी कई बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो एटा जिला के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था। कई जगह इनका नाम अबुल यमुनुद्दीन खुसरो भी मिलता है। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको खरी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। ये अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी काफ़ी भाषाओं के ज्ञाता थे, विद्वान थे। इनके द्वारा रचित पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने अभी तक भी प्रचलित हैं। संगीत के क्षेत्र में इन्हें कव्वाली, तराना गायन आदि शैली और सितार व तबला वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो किन्हें माना जाता है, तो खुसरो को। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और आपको ध्यान में रखना है कि खुसरो को तोताए हिंद किसने कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आपको नाम भी ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो कृत नूर सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। तो नूर सिपहर ये भी इनकी रचना है, आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का भी इसमें आविष्कार उन्होंने किया है। अमीर खुसरो का एक अन्य ग्रंथ जो खालिक वारी भी है, जो कि एक शब्दकोश है, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची इसमें कोश है। तो चलिए, आज जो आदिकाल से मैंने जो महत्वपूर्ण फैक्ट करवाए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं और यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगला जो है वो भक्ति काल पर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, फिर आगे के जितने भी फैक्ट हैं वो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लेकर आऊँगी। तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल बने रहें और ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।